डायनेमिक्स 12th में आप आए हैं। आज आपका पहला लेक्चर है। सबसे पहली जो ब्रांच आप देखने वाले हो वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। उसमें ये चैप्टर्स हैं। अब आप बोलो सर आपने तो 5 ही नाम लिखे हैं, हमारी किताब में तो 7 लिखे हुए हैं। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इसे एक फिजिक्स का टॉपिक ना समझ के आप इसे ऐसा ही समझो जैसे कि आप एक वेब सीरीज देख रहे हो। जैसे कि आपने पंचायत देखी, पहले सीजन 1 आया, फिर सीजन 2 आया, फिर सीजन 3 आया, अब भविष्य में सीजन 4 आएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आप ये मान लो कि ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है सीरीज बाय रवि यादव। इट्स मोर लाइक अ वेब सीरीज। ये है अपने पास सीजन 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि आज हम शुरू करने वाले हैं। उसके बाद है सीजन 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, सीजन 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, सीजन 4 ईएमआई, सीजन 5 एसी। आप बोलो सर ये तो 5 ही सीजन हुए, मैग्नेटिज्म कहां गया, कैपेसिटर कहां गया? देखो भाई एक बात है, अगर मान लो मुझे आपको 24 एपिसोड दिखाने हैं, मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं कि सीजन 1 12 एपिसोड, सीजन 2 12 एपिसोड, और ऐसे भी दिखा सकता हूं 8-8, सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3, 8-8 करके 3 सीजन में मैं दिखा सकता हूं आपको। तो इसी प्रकार से मैंने इसको मोटा मोटा जो है 5 सीजन में डिवाइड किया है, और ये बिल्कुल आपको ऐसे ही लगने वाला है जैसे कि सब कुछ आंखों के सामने चल रहा है। बहुत ही सुंदर ये ब्रांच है। पहला चैप्टर आपका रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मैं आपको एक बारी एक रिलेट करके इन सारी ब्रांचेस का क्या मतलब है, कैसे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, जिससे आप इसको कहानी को फील कर पाओ, समझ पाओ, ये मैं आपको बताता हूं शुरू एक्चुअल में कहां से हुआ था। तो बात उस जमाने की है, बहुत पुरानी बात है। किस जमाने की है? बहुत पुराने जमाने की बात है। बात क्या थी? ये कहानी है दोस्तों एक चार्ज की। किसकी कहानी है? चार्ज की। किसकी कहानी है? चार्ज की। तो सीजन 1 क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्री, ये बेसिकली जो वर्ड लिया गया है इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। अब स्टैटिक, डायनामिक, ये सब आपको अच्छे से पता ही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। मान लो ये एक चार्ज है जो कि रेस्ट पे है। आई रिपीट, एक चार्ज है जो कि रेस्ट पे है। अब रेस्ट पे है तो क्या होगा? ये अपने इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आई रिपीट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम, मजा आ गया। अब ये चार्ज रेस्ट पे था, इसने अपने इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी। अब कितनी करेगा कितनी नहीं करेगा, बाकियों से इसका क्या लेना देना है, ये जानते जानते सीजन 1 कंप्लीट। लेकिन सीजन 1 में ये चार्ज रहेगा रेस्ट पे। अब सीजन 2 आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सीजन 1 में चार्ज बेचारा बैठा बैठा बोर हो चुका है, अब इसको आगे चलना है, आगे दौड़ना है, दौड़ना चाहता है, ये रुकना नहीं चाहता, बस दौड़ना चलना उड़ना सब कुछ चाहता है पर रुकना नहीं चाहता। अब ये दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ता हुआ चार्ज ही करंट कहलाता है। यहां से देखिए, करंट मतलब कोई भी चीज दौड़ती है, फ्लो, करंट मीन सिंपली फ्लो। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप पढ़ोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप यहां पढ़ोगे। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आप ऐसा समझो, इलेक्ट्रिक, अगेन ये वर्ड इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो, ये जो है इलेक्ट्रॉन से ही लिया गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहां पे सब कुछ देखो। आप 10वीं के दिन याद करो, आपने इलेक्ट्रिसिटी में 3 चीजें पढ़ी होंगी बेसिकली, VIR। इन पे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा आपका। उसके बाद पावर, एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट्स, ये वो सब कुछ जो भी आपने कुछ पढ़ा, बेसिकली ये 3 चीजें ही थी जो रिलेट कर रही थी। तो ये तीनों ही चीजें डिपेंड किस पे करती है? इलेक्ट्रॉन पे। इसलिए इस चैप्टर का नाम ही कुछ इस तरीके से चुना गया है। V का मतलब पोटेंशियल, वो मैं आपको चैप्टर 1 में यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद I, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट मतलब चार्ज किस रफ्तार से दौड़ रहा है। अब चार्ज का दौड़ने का मतलब क्या है? दौड़ेगा कौन? दौड़ेगा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी दौड़ेगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो कभी दौड़ नहीं सकता। ये आपने फंडामेंटल फोर्सेस में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का। उसके अलावा हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दौड़ता कौन है हमेशा? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। इसलिए ये हमने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, इसी की वजह से ये ऐसा हुआ है। आर क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक मटेरियल की, एक वायर की, जहां से भी इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हवा में ही दौड़ जाएगा। अब जहां से भी दौड़ रहा है उसमें कितना उसको प्रतिरोधक शक्ति है उसकी, वो डिपेंड करती है, वो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है उस पर निर्भर करती है। अब रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करती है ये सब हम जान लेंगे। और आप कहो सर कंडक्टर्स तो जो हैं उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, उनकी कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ऐसे नॉन मेटल्स की आप बात करो तो उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये आपने किस बेसिस पे डिसाइड किया? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, यानी यहां पे भी डिपेंडेंस किस पे है? इलेक्ट्रॉन पे। इसलिए ये था इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स का शहर। तो यहां पे अभी तक हमने चर्चा करी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो अपने इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब वो चार्ज दौड़ना शुरू करता है, दौड़ता हुआ चार्ज करंट कहलाता है। इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया, हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आया। जब कोई भी मूवी, कोई सीरीज शुरू होती है, थोड़ी देर बाद एक पीक आता है उसका, यार यही था सीन। अब वही सीन यहां पे हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में।
एक साइंटिस्ट था, ऑर्स्टेड के नाम से फेमस है वो। हुआ क्या था, सन 1821 की बात है। ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज इवनिंग लेक्चर, और उसने शाम को अचानक से देखा एक लाइव वायर। लाइव वायर मतलब ऐसा नहीं है वायर दौड़ रही है, लाइव वायर का मतलब है जिसमें करंट दौड़ रहा है। उसने देखा उसके पास एक मैग्नेटिक कंपास, जो कंपास नीडल आप समझते हो, वो उसने देखा, और वो देख रहा है कि वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अच्छा बेटा, अब उसे समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। वो गया, उसके पास गया, उसने ऑब्जर्व किया, थोड़ा आगे पीछे उस वायर से डिस्टेंस पे गया, ये सारी चीजें देखी। उसके बाद उसने ऑब्जर्व की कुछ बातें। उसने ऑब्जर्व की कि इस वायर में करंट दौड़ने की वजह से कुछ हलचल है, इसके पीछे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। बहुत सारी बातें मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में डिटेल में बताऊंगा। अभी बस एक ओवरव्यू है, एक समरी है कि कैसे सारे सीजन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, किस कहानी में किस सीजन में क्या क्या होता है। तो यहां से ये बात हमें पता चल जाती है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, कि क्या पता चल जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। और ये बात मेरे को कब से पता है, आपको कब से पता है? 10वीं से पता है। मेरे को कब से पता होगा? उसके और 10-20 साल पहले से पता होगा। मेरे टीचर्स को उससे भी 10-20 साल पहले से पता होगा। 100 साल पहले भी क्या लोगों को पता था कि ऐसा होता है? कैसा? इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल पता था। क्या 200 साल पहले भी पता था कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है? हाँ, बिल्कुल पता था। तो जान के क्या हुआ? क्या हुआ जान के? मतलब कुछ विशेष क्रांतिकारी नहीं हो पाया जिंदगी में। तो उसके बाद सदी के महाखलनायक की एंट्री होती है। नाम था माइकल फेरेडे। 1831। इस भाई ने क्या करा, देश जहान दुनिया में क्रांति ला दी। पर करा क्या था, इसके दिमाग में बचपन से एक चुल थी। वो ये थी, ये कहता कि यार जब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है, तो क्या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है? बात तो सही है, सोचने लायक बात है। देन ही परफॉर्म सम वेरी ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स, और इसने ऐसा करके दिखाया। बिलीव मी, एक्सपेरिमेंट इतने नायाब थे, जिस दिन आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे आपके सपने में आएंगे। सपने में भी बिजली ही आएगी। मेरे तो आज तक सपने में एक्सपेरिमेंट आते हैं। इनफैक्ट कभी कभी मुझे यह लगता है कि कहीं पिछले जन्म में मैं ही तो फेरेडे नहीं था। बिलीव मी, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि यार ये क्या खूबसूरत बातें थी, लोग ऐसा कैसे सोचते थे, कितना सोच पाते थे, वो मजा ही आ जाएगा पढ़ के। उसके बाद बात आती है एसी की, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, और बड़े बड़े पावर स्टेशन पे कैसे पावर जनरेट की जाती है, कैसे ट्रांसमिट होती है। सारी बातें जब आप सीख लोगे तो आपको समझ आएगा। क्योंकि यहां भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेवल तक आप क्या करते हो, एक बल्ब जलाना, येलो वायर, येलो बैटरी जला दी। क्योंकि घरों में तो इतना नहीं हो रहा, बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े वास्ट सिस्टम है। तो इन सारे सिस्टम्स का पता हम लगाएंगे एसी वाले चैप्टर में। और आजकल आपने देखा होगा हमारे घरों में या कहीं पे भी जो है मोस्टली जो सप्लाई है वो एसी है। और क्या है वो एसी जो है वो साइनोसॉइडल ही क्यों है, क्या क्या डिफरेंसेस है, ये सारी बातें मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूं। तो अभी हम दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिटेल में लेके शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा सिमिलर है, आपने जो 11वीं में चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशन के नाम से। कैसे? और सर हमने उसमें 4 बातें पढ़ी थी, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बहुत सुंदर। उसके बाद क्या पढ़ा था आपने? मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। तो ये 4 चीजें तो यहां भी कॉमन है। क्या? फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। पांचवा यहां पे आएगा बच्चों फ्लक्स। क्या आएगा? फ्लक्स। ठीक है, इन चारों को मैं एक रिकैप करवाता हूं आपको। देखो आपने क्या यही बातें पढ़ी थी? फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल। सर ऐसे गंदी गंदी बातें मत करो, आप क्यों लिख रहे हो? हमने एम पढ़ा था। ठीक है भाई, आपने एम पढ़ा था ग्रेविटेशन में, एम का मतलब मास, और यहां पे आप क्या पढ़ रहे हो? क्यू। ये बात किसकी चल रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। वहां पे आपने इसकी बजाय क्या पढ़ा था? एम। क्या पढ़ा था? एम। ये क्या आएगा? M1 M2। अब आप रिलेट कर लो, वहां था जी, यहां है आपके पास के। नाउ पॉइंट टू बी नोटिस्ड, ये जो के है ये स्मॉल के है, कैपिटल के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी मीडियम का या किसी चीज का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, कैसे होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, सारी बातें हम डिटेल में करेंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब क्या होता है कि आगे की अगर मैं चर्चा बढ़ाऊं अपनी कि ये रिलेट करो सर इनको कैसे कैसे है, तो देखो वैसे तो हम एक एक करके इन सारी चीजों को डिटेल में समझने वाले हैं,
लेकिन आप कहोगे सर इनका आपस में रिलेशन क्या है, क्या ये जो आपने चार्ट बनाया फॉर्मूला याद रखने के लिए बहुत अच्छी बात हो गई है ये तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक फॉर्मूला चार्ट नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला चार्ट समझने की गलती ना करें। ध्यान से देखो, पुराना थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद मैं फोर्स से शुरू करूंगा। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों स्केलर हैं। आई रिपीट, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों स्केलर हैं। बहुत बढ़िया सर। फोर्स और फील्ड ये दोनों वेक्टर हैं। फोर्स और फील्ड ये दोनों वेक्टर हैं। इसको क्यू से मल्टीप्लाई करो, फील्ड को क्यू से मल्टीप्लाई करो, फोर्स मिल जाएगा। पोटेंशियल को क्यू से मल्टीप्लाई करो, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। एक और बात बताऊं, इसका नेगेटिव ग्रेडियंट ये है, इसका नेगेटिव ग्रेडियंट ये है। इन चीजों को यहां लिख लें, क्या लिख के देता हूं आपको, क्या F इज इक्वल टू ई क्यू, क्या ये दोनों वेक्टर हैं? जी सर। U इज इक्वल टू वी क्यू, क्या ये दोनों स्केलर हैं? जी सर। फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, बहुत बढ़िया। फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी आर। हाँ सर ये तो बढ़िया हो गया, याद रखने में आसानी हो गई। ये सिर्फ इन 4 फॉर्मूलाज के लिए नहीं, इन सबका रिलेशन भी बताएगा और आपको याद रखने के लिए भी ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा। अगर आपको एक टेबल याद है तो आप अच्छे से समझ सकते हो दोनों स्केलर हैं, इसका नेगेटिव ग्रेडियंट ये है, इसका नेगेटिव ग्रेडियंट ये है, इसको क्यू से मल्टीप्लाई किया ये आया, इसको क्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। बेसिक से फॉर्मूला हो गए। और अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रेविटेशन में भी आपने यही सब पढ़ा था, पढ़ते पढ़ते ग्रेविटेशन लगभग ओवर हो गया था। उसके बाद आप चले गए थे सीधा मोशन ऑफ सैटेलाइट्स पे। यहां पे हम ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे फ्लक्स। हालांकि डाइपोल पढ़ेंगे, डाइपोल कोई नई चीज नहीं है, वो इसके जैसा ही है। ठीक है, चलो अब एक बात और बात आती है कि सर हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हुआ करता था वो एक कंजर्वेटिव फोर्स था। कैसा फोर्स था? कंजर्वेटिव फोर्स था। क्या ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है? याद करो, आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, के फॉर कंजर्वेटिव, के फॉर काम की बात। काम की बात क्या है जी? हम यहां से चले यहां पहुंच गए। तो ऐसे ही यहां पे भी जिस फोर्स की बात हो रही है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसका कि हम पता लगाएंगे कूलम्स लॉ के अंतर्गत, वो भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि वो काम की बात करता है। काम की बात क्या? बस इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंसी है, बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड करे तो गलत बात है, पाथ पे डिपेंड करना ही नहीं चाहिए यार। काम की बात करो ना, यहां से चले यहां पहुंचे। अब जैसे ऑब्जेक्ट है, मैं यहां से यहां तक लेके जाऊं mgh, आप बोल दोगे सर वर्क डन हो गया। अब मैं इसे लहराते हुए ले जाऊं, क्या दिक्कत है? जैसे मर्जी ले जाओ। यहां से यहां तक रैंप पे आना है, आप ऐसे घूमते हुए आओ तब भी यहीं तक आयो। कितनी एनर्जी गई, कितनी पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान हुआ? mgh। वो आपने गेन करी होगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। आप बोलो सर लॉस हो गया, तो यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम थी। देखो सारी चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो हम किसी भी कंसेप्ट को मिस नहीं कर सकते। सारी चीजों को मिला के यही पूछता है जेईई एडवांस। ऐसा नहीं है उसमें कुछ नया, कुछ अलग से कुछ रॉकेट साइंस पूछी जाएगी। खैर चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बता दूं ये तो हो गई खैर चलो कंजर्वेटिव की बात। अब हम आगे आते हैं और अब हम बात करते हैं। देखो मैं आज जो है ये आपको बेसिक बातें नहीं बताने वाला हूं कि चार्ज क्या है, स्केलर है, क्यू से डिनोट किया जाता है, नेचर कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, लाइक रिपेल, अनलाइक, अट्रैक्ट, ये सब बेसिक बातें हैं, बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, विधि का विधान है, दुनिया का दस्तूर है, प्रकृति का नियम है। हम काम की बात करते हैं, सीधा कूलम्स लॉ से शुरू करते हैं। ये लॉ जो है ये कूलम नाम का एक साइंटिस्ट हुआ था, उसी के नाम पे कूलम्स लॉ रखा गया। इस भाई ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके बताया और बहुत सुंदर बात बताई। कहता क्या यार तुम ये बचपन से प्लस माइनस की बात कर रहे हो, लाइक रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट, फर्जी बातें हैं। बोले देश दुनिया में पता चल चुकी है, सबको पता है बातें। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स होता है और वो किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम, बताओ। उसने बताया हमें, उसने क्या बताया? उसने कहा कि मान लो ये कोई चार्ज है Q1 और ये कोई चार्ज है Q2, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट के, इसके प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। आप बोलो सर ऐसा तो हमने ग्रेविटेशन में ही पढ़ा था। हाँ बहुत बढ़िया। तो क्या ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ की कैटेगरी में आता है? हाँ बिल्कुल, ये उसी श्रेणी में आता है। लिख दो, इनवर्स स्क्वायर लॉ की कैटेगरी में आता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ, टिंग टिंग, बहुत बढ़िया। आगे चलें? हाँ सर चलो चलते हैं आगे। इतनी बातें हो गई। अब कहता है जी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आओ, इन दोनों को कंबाइन करके 1 और 2 को मिला के एक ही बात लिख दो। एक बात लिख देते हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया K। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम, इतनी बात हो गई अपने पास। आप कह रहे हो सर ये तो हो गया, आगे की बात बताओ अब। तो ये हमने देखा कि फोर्स आया K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब बोलो कि इस K की क्या कहानी है। तो मैं बता दूं, ये K जो है इस बार थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये जो K है ये डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इस K की वैल्यू होती है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ यूनिट्स। यूनिट्स मैं नहीं बताऊंगा, खुद से पता लगाओ। देखो, फोर्स का हो गया न्यूटन, आर स्क्वायर इधर गया तो मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अगर आप यहीं से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी 1/4 पाई 9 × 10⁻⁹। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट्स आप स्वयं कैलकुलेट करें, जाहिर सी बात है उसका रेसिप्रोकल ही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम। आगे की बात करते हैं। ये आ गई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब सर एप्सिलॉन नॉट होता क्या है? ऐसे गंदे गंदे नाम ले रहे हो आप, ऐसी गंदी गंदी स्पेलिंग बता रहे हो, और ये नोट क्यों लगाया? नोट ना लगाए तो नहीं बनेगी बात। क्या लगता है बनेगी कि नहीं बनेगी? देखो, एप्सिलॉन नोट जो है ये क्या है आपके पास? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कहने का मतलब ये है कि ये के की जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दोगे, ठीक है, वैल्यू भी डाल दोगे 9 × 10⁻⁹। लेकिन एक बात याद रखना, दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, इनके बीच का फोर्स K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, लेकिन ये फोर्स होगा एयर में। तो कहां नहीं होगा? आप बोलो सर इन्हें पानी में डुबा दे तो? डुबा दो पानी में। पानी में डुबाने से ये फोर्स हो जाएगा 80 गुना कम। कितना? 80 गुना कम। कितना? आई रिपीट, 80 गुना कम। यानी कि आप जिस भी मीडियम में डालते हो, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, तो एफ डैश जो है वो हो जाएगा F/K। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये कूलम्स लॉ जो है, मैंने बहुत ज्यादा एक एक बात प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है, इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, इस पे वैसे तो अभी तक तवज्जो नहीं दिया, लेकिन इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में मैं आपको एक दो बातें अवश्य बताऊंगा। थोड़ा सा आज हम इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है। ये वैल्यू है, ये यूनिट है, सिंपल सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मजे वाली बात क्या है? एक बात तो ये आ गई। देखो, एक स्टेटमेंट लिखते हैं इस पे। ये कलर आई थिंक प्रॉपरली विजिबल नहीं है, दूसरा ले लेते हैं। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। आप बोलो सर सेंटर का कुछ लेना देना होगा, है ना? ऐसा ही ना, ऐसा ही पता लगाया आपने सेंट्रल फोर्स। देखो, सेंट्रल फोर्स का मतलब ये है कि सपोज करो आप, एक चार्ज पार्टिकल ये है और एक चार्ज पार्टिकल ये है, तो इसकी वजह से उस पर जो फोर्स लगेगा, या तो वो ऐसे लग सकता है या वो ऐसे लग सकता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि दिस फोर्स, ये जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में लगेगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज पार्टिकल्स। इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा या तो ऐसे लग सकता है या ऐसे लग सकता है। सिमिलरली उसकी वजह से भी जो उस पे फोर्स लगेगा, या तो ऐसे लग सकता है या तो ऐसे लग सकता है। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से इस पे फोर्स लगा ऐसे लग गया, नो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं आपको अपनी बात समझा पाया? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब बिल्कुल देखो, ग्रेविटेशन के जैसा ही चल रहा है। आप बोलो सर और कुछ बताओ इसके बारे में। एक बात हमें पता है जो आपने अभी तक बताई नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं आप कब बताओगे। बात यह है कि लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, आइए जानते हैं। सुंदर सी बात है कि कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। वैसे भी इस धरती पे आज तक कभी कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी लिमिटेशंस ना हो? लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ बता रहे हैं। आज आज आपको मैं पक्का बताऊंगा कि इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन क्या है? एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस।
आप बोलो सर हम बचपन से सुन रहे हैं, ग्रेविटेशन में भी हमने देखा है एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस, यहाँ आप कह रहे हो एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज, पॉइंट ऑब्जेक्ट, सब कुछ पॉइंट ही पॉइंट है, ऐसा कैसे चल रहा है? तो आज मैं इस चीज पे भी थोड़ी बहुत चर्चा करने वाला हूं कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। और दूसरी बात, ये पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है? और दूसरी बात, जरूरी तो नहीं है कि हर एक चार्ज पॉइंट चार्ज ही हो, नहीं हुआ तब कैसे करेंगे? हाँ, ऐसा गुस्से मत देखो, बताऊंगा। देखो अगर मान लो ये एक रोड है जिस पे चार्ज है कैपिटल क्यू, और ये एक पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू। लेट अस सपोज इनके बीच की दूरी ए है और ये लेंथ एल है। अब तो ये तो नहीं है पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या करूंगा अब? तो डायरेक्ट फोर्स तो निकाल नहीं सकता। आप कह रहे हो सर ऐसा कर लो, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय ए प्लस एल बाई टू, उसका होल स्क्वायर। कैसे, क्यों ले लूं भाई सेंटर से? आपको क्या लगता है कि अगर मैं सेंटर से ले भी लूं, मान लो यहां से, तो इसका जितना फोर्स है और इसका जितना फोर्स है क्या सेम आएगा? ये लीनियर नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर में जो पॉइंट जहां है उसी का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। याद करो वो दिन जब आपने सीखा था कि इंटीग्रेशन की इस देश दुनिया में जरूरत ही क्या है, क्यों न्यूटन जी ने डिस्कवर की थी कैलकुलस की बातें क्यों करी थी उन्होंने? क्या भलाई होगी मानवता की कैलकुलस जान के? ऐसी ही परिस्थितियों के लिए उसने आविष्कार किया था इसका। अच्छा, एक बात और है, पॉइंट ऑब्जेक्ट में मैं चर्चा कर रहा था, वो सुन लो क्या है। देखो वहां एक चींटी जा रही है, देखो दिखी? नहीं दिखी? अरे यार मान लो ना जा रही है, अब बताओ दिखी? अच्छा दिख गई। उस चींटी से मैं बोलूं इस पॉइंट का उस चींटी तक की दूरी नाप लो, आप नाप लोगे? फीता इंची कुछ भी लिया, घर से दूरी नाप के बता देगी सर इतनी दूर है, बता दोगे? क्या कोई मेरे से ये पूछेगा कि सर डिस्टेंस तो ठीक है, चींटी के हाथों तक कर लूं कि पैरों तक कर लूं? जब आप वहां वो नहीं पूछ रहे हो तो इसका मतलब है कि उसका साइज नेग्लिजिबल है। बहुत पहले बाबा आदम के जमाने में, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, एक सवाल पूछा गया था। सवाल यह था कि कैन आ 1 मीटर रोड बी इनफाइनाइट? यस, एब्सोल्युटली। और इस पे हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। और इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड दोनों बातें अलग अलग हैं। वो जो चींटी है उसके हिसाब से ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है, ठीक है? आप बोलो सर इनफाइनाइट कैसे, हमने तो नाप लिया चींटी के हिसाब से। अब हम सन को देख रहे हैं, सन भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है लेकिन वो छोटा तो नहीं है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब विच अपीयर्स टू बी अ पॉइंट, उसके साइज के कंपैरेटिवली डिस्टेंस इनफाइनाइट है, दो इट इज मेजर्ड। हालांकि हमें पता है डिस्टेंस कितना है, लेकिन सन के साइज के हिसाब से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सन को पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। पहले बताओ जो मैंने आपको बोला समझ आया? और पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि छोटा है। एक चीज जैसे ये है, अभी ये इस पॉइंट के हिसाब से पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसे मैं वहां रख दूं बहुत दूर तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और अब ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है, हालांकि इट इज मेजरेबल। तो इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में यही फर्क है। अगर आप और जानना चाहते हैं इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड के बारे में, तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। देखो, इन्फिनिटी जो है वो रिलेटिव टर्म है। इन्फिनिटी जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। कैसे? जब मैं बचपन में छोटा था, मैं बचपन में छोटा भी था, एक दिन ऐसा था जब मुझे सिर्फ 5 तक गिनती आती थी। कितने तक? 5 तक। मेरे लिए 6 इनफाइनाइट था, मेरे लिए 6 इनफाइनाइट था, लेकिन मैथमेटिक्स में वो डिफाइंड है। फिर एक दिन मैंने 100 तक गिनती सीख ली। लोग लाखों करोड़ों की बातें करते थे, 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 50 करोड़। मेरे लिए सब बराबर था, मेरे लिए 1 लाख भी बराबर था, 1 करोड़ भी बराबर था। क्यों? क्योंकि मुझे गिनती 100 तक आती थी। लेकिन मैथमेटिक्स में वो डिफाइंड है। तो इंफिनिटी का मतलब है समथिंग विच इज ग्रेट, ह्यूज, लार्ज, बट एज कंपेयर टू अ पर्टिकुलर थिंग, किसी के रिस्पेक्ट में। वो एक व्यक्तिगत मामला, वो मेरे लिए इनफाइनाइट है, हो सकता है आपके लिए ना हो। सबका इनफाइनाइट अलग होता है। जो मैंने बोला बात समझ आई? अब आप बोलो सर 1090 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट है कि नॉट डिफाइंड है? अब अगर मैं बोलूं नॉट डिफाइंड है तो बोलो सर हमारी किताब में इन्फिनिटी लिखा हुआ है। मैं बोलूं इन्फिनिटी, आप बोलो हमारी किताब में नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। देखो बात यह है कि दोनों ही सही है। मैं बताता हूं कैसे। अगर मैं बीच सड़क चौराहे पे लाल किले की दीवार पे खड़ा होकर बोल सकूं कि 1090 डिग्री इज इनफाइनाइट, इसका मतलब वो आपके लिए भी इनफाइनाइट है, मेरे लिए भी इनफाइनाइट है, अंबानी के लिए भी इनफाइनाइट है, बिल गेट्स के लिए भी इनफाइनाइट है, न्यूटन के लिए भी इनफाइनाइट है। और जो चीज सबके लिए इनफाइनाइट है वो वास्तविकता में नॉट डिफाइंड है। जो सबके लिए इनफाइनाइट है आज तक उसे कोई डिफाइन ही नहीं कर पाया, तो फिर वो डिफाइन कैसे हुई? पहले बताओ जो मैंने बोला बात समझ आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम सवाल पे आते हैं, कुछ बेसिक बेसिक से सवाल डिस्कस करते हैं। इन दोनों के बीच का आप फोर्स निकालो, कैसे निकालोगे? आप बोलो सर यहां से ऐसा करो, एक्स डिस्टेंस दूर एक पॉइंट मान लो, मान लेंगे ये dx एलिमेंट जिसका चार्ज है dq, यहां से ले लिया x और ये था dx।
बोले इन दोनों का फोर्स निकाल दो सर, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम। F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के छोटा क्यू डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक जाएगी? क्या ये वैल्यू ए से लेके ए प्लस एल तक जाएगी? हाँ जी, बहुत बढ़िया, ए से लेके ए प्लस एल तक चली गई। आगे क्या होगा? सॉल्व कर लेंगे। के क्यू डी क्यू को क्या लिखूं? क्यू बाय एल इंटू डी एक्स, क्यू बाय एल इंटू डी एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ए प्लस एल। के क्यू क्यू बाय एल, ये कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो, कितना आएगा? -1 बाय एक्स। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे आप स्वयं सोल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, के क्यू क्यू बाय ए प्लस एल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वयं सोल्व करने में समर्थ हैं सभी लोग। एक बात और है, इसको याद रखने का डायरेक्ट तरीका, के क्यू क्यू, अगर मान लो ऐसा नहीं होता, पॉइंट ऑब्जेक्ट होते तो फॉर्मूला होता हमारे पास के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। यहां क्या लिखोगे? के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर की जगह लिखो, आर स्क्वायर को आर वन आर टू लिख दो, आर स्क्वायर की जगह लिखो छोटा डिस्टेंस इंटू बड़ा डिस्टेंस। मिनिमम वैल्यू क्या थी एक्स की? ए। मैक्सिमम क्या है? ए प्लस एल, तो ए इंटू ए प्लस एल। डायरेक्टली आप इसको इस तरीके से याद भी रख सकते हैं। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं और कुछ और पहले बेसिक बेसिक से सवाल करते हैं, उसके बाद मैं आपको एडवांस लेवल के सवालों पे लेके चलूंगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। चलते हैं, स्लाइड ऐड कर लेते हैं। येलो, ये सुंदर सा कलर लेते हैं एक। ये है क्यू, ये है 4Q, इनके बीच की दूरी है 3 मीटर। ये है हमारा क्वेश्चन। और सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये बताना है एक स्मॉल क्यू चार्ज, कौन सा चार्ज? स्मॉल क्यू। एक स्मॉल क्यू चार्ज अगर मुझे रखना है तो मैं कहां रखूं इनके बीच में कि उस पे नेट फोर्स 0 हो जाए? पता लगाओ। कैसे पता लगाओगे? चलो डिस्कस करते हैं। देखो अब मैं आपको बताता हूं इस पे नेट फोर्स 0 कब हो सकता है? जब इन दोनों की वजह से लगने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो। आई रिपीट, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 कभी हो सकता है? तभी हो सकता है जब इक्वल एंड अपोजिट हो। यानी कि एक बात तो साफ है कि इस चार्ज पार्टिकल को इस लाइन पे कहीं होना पड़ेगा, इतनी बात मुझे समझ आ चुकी है। तभी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर, अति उत्तम। अब मैं सोचता हूं कि मान लो पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और यहां कहीं भी हो सकता है ना? सोच के देखते हैं एक बारी। सोचो अगर पॉइंट यहां हो तो ये भी उधर धक्का मारेगा, ये भी उधर धक्का मारेगा। अगर ये पॉइंट यहां हो तो ये भी धक्का मारेगा, ये भी धक्का मारेगा। या फिर अगर वो अपोजिट नेचर का है तो ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। इधर है तो ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। यानी कि ये पॉइंट हमें बीच में कहीं मिलने वाला है। पहले बताओ, क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हो? कौन सी बात से? कि हमें जो पॉइंट मिलने वाला है वो बीच में कहीं मिलने वाला है। कहां मिलने वाला है? बीच में। क्यों मिलने वाला है अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट? अब देखो, अगर ये पॉइंट बीच में मिलने वाला है, आप सोचो मान लो यहां कहीं है, बीच में ही एग्जैक्ट रख दो, तो ये इधर धक्का मारेगा, ये इधर धक्का मारेगा। लेकिन ये ज्यादा बाहुबली है तो ये तेजी से धक्का मार देगा, तो बीच में नहीं हो सकता। मैं अब ये कह सकता हूं कि ये पॉइंट यहां कहीं होगा, यानी कि छोटे वाले के पास होगा। कैलकुलेट करना है एक्स। मान लो छोटे वाले से x डिस्टेंस पे है, तो दूसरे वाले से कितने डिस्टेंस पे होगा? 3 माइनस एक्स। कितने डिस्टेंस पे होगा? 3 माइनस एक्स। बहुत बढ़िया। अब आप यहां मान लो ये स्मॉल क्यू रखा है, आप फोर्स कैलकुलेट कर लोगे, बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू 4Q बाय 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बोलो सर के क्यू क्यू काट देंगे, ये लो के क्यू क्यू काट दिया, और अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसे सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल कर लो, अगर आपके पास दिमाग की थोड़ी सी कमी है तो। और अगर आपके पास दिमाग थोड़ा सा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसे आप लिखो 1 बाय एक्स और इसका होल स्क्वायर, और यहां आप इसे लिखो 2 बाय 3 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। इससे ये काट दो और सोल्व कर लो, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, और x कितना आएगा? 1 मीटर आ जाएगा। ये तो हो गया। अभी तक भी मैं कहूंगा कि ये है आम जनता का तरीका। अब मैं आपको बताता हूं कुछ अच्छा। देखो एक बात सोचो, फोर्स क्या है? के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर।
यानी अगर चार्ज को 4 गुना करो तो फोर्स 4 गुना, और डिस्टेंस को 2 गुना ही कर दो तो फोर्स 4 गुना हो जाता है, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर मैटर कर रहा है। आप क्या करो, ऐसा कोई भी सवाल आए तो आप, जैसे ये Q और 4Q है, बेसिकली इन दो चार्जेस का आप रेशियो लिखो। पहले आपने लिख लिया सर 1:4 आएगा, अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, 1:2 आ गया, यही आंसर है। ये हो गया 1, ये हो गया 2। आप बोलो सर इस तरीके से और सवाल बनाए जा सकते हैं? हाँ बना लो, जितने बनाने बनो। और बनाए, ये लो, एक सवाल हमने ये बना दिया, ये है 2Q और ये है 18Q, क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक चार्ज हमने कितना लिया है, 2Q, और एक लिया हमने, ये दूरी हमने ले ली है 20 मीटर। अब बताओ चार्ज कहां रखूं? तो अब आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हो, आप इंटेलिजेंट बालक हो, आप डायरेक्ट बता सकते हो। कैसे बताओगे? तो सर ऐसे बताएंगे, पहले 2:18 लिखा, अब इसको 1:9 लिखा, अब इसका स्क्वायर रूट लिया, और स्क्वायर रूट कितना आएगा आपके पास, 1:3। अगर मान लो ये 4 होता तो मैं बोल देता ये वाला डिस्टेंस होगा 1, ये होगा 3। अब आप बेसिकली ऐसा कर सकते हो, ये x और ये 3x, तो अगर ये 4 होता तो 1 और 3 हो जाता। अब ये 4 ना हो कि कितना है, 20, बेसिकली ये 5 टाइम्स ज्यादा है, तो इंटू यहां पे भी 5 कर दो, ये हो गया 5 मीटर, ये हो गया 15 मीटर, खत्म कहानी। आप बोलो सर अगर ऐसा ना हो, मान लो अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो भी क्या है, बात वैलिड है? हाँ बिल्कुल वैलिड है। कैसे करके बताओ, करके बताया तुम। मान लो ये है Q और ये है 4Q, इनके बीच की दूरी ले लो 5 मीटर। आप बोलो सर ये तो Q और 4Q ही है, हम बता देंगे कि 1:2 आएगा, सीधा सीधा पता है ना आपको। ठीक है, अब मान लो इस बार ये माइनस का है, अब कैसे बताओगे? अब हम बताएंगे इसको ऐसे, कैसे, ऐसे देखो, रेशो कितना आएगा, 1:2, लेकिन ध्यान रहे जब सेम नेचर है दोनों चार्जेस का तो नल पॉइंट आपको मिलेगा बीच में, और अगर अपोजिट नेचर है तो कहां मिलेगा, छोटे वाले के साइड में। क्योंकि अगर आप इधर देखोगे तो भी नेगेटिव वाला खींचेगा, ये धक्का मारेगा, लेकिन इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा बाहुबली है। अब ऐसे ही यहां देखो, मान लो यहां से 1:2 है, ये डिस्टेंस आप ले लो x, ये डिस्टेंस आप ले लो 2x। अब ध्यान से देखना, ये है x, ये है x, ये है 2x, 2x x, तो ये भी कितना बचा, x, यानी कि x = 5, 5 मीटर ही आपका आंसर है। ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बताओ क्या ये बात मैं आपको समझा पाया? क्या ये बात मैं आपको समझाने में समर्थ हुआ? पक्की बात है, इतनी बातें सबको समझ आई? चलो ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त रहेगा, आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हिंद।